हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक लाइफ इंस्टीट्यूट। आज हम लोग 50 से आर्टिकल 100 तक करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हिट द बेल आइकन, और साथ में जो भी है कमेंट करके हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 52 बताता है इंडिया में एक प्रेसिडेंट रहेगा, यानी इंडिया की एक रिपब्लिक होगा। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन का प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगा और अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर से वो काम करवाएगा। 53 का 2 प्रिजुडिस नहीं रहना चाहिए कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर नहीं हो सकता है डिफेंस फोर्स का, कि डिफेंस का आदमी बन सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ही बनता है डिफेंस का हेड। 53 का 3 केवल मात्र प्रेसिडेंट के पास ही सारा एग्जीक्यूटिव पावर है, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है लॉ के अनुसार, और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट भी अपना लॉ बनाकर किसी भी अथॉरिटी के ऊपर और या उससे काम करवा सकती है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि प्रेसिडेंट के पास ही केवल मात्र पावर है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज करवाती है और उसमें रहते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 20th अमेंडमेंट 1992 द्वारा NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो यूनिफॉर्मिटी होगा रिप्रेजेंटेशन में हर स्टेट से पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में। MLA और MP का वोट डिटरमाइन किया जाएगा एक मेथड के ऊपर। मैथमेटिकल इक्वेशन है, पहले MLAs को कितना वोट मिलेगा, वोटिंग पावर कितना है वो दिखाता है, उसके बाद उसी के आधार पे उसी स्टेट का MP का कितना वोटिंग पावर होता है, कितना उसको वोट दे सकता है वो निकालता है। मैथमेटिकल फार्मूला है 1/1000 इंटू MP बाई MLA। पहले MLA होता है बाई पॉपुलेशन, उसके बाद फिर MLA डिवाइडेड बाई MP, इस तरह का है, उसको याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस एक्सप्रेशन से निकलता है वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन MLA और बाद में वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन MP, जो कि आखिर में प्रेसिडेंट इलेक्शन में काम में आता है। फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस नहीं होता है, अगर वैल्यू 500 से ज़्यादा आ गया तो एक काउंट किया जाएगा, यानी 0.5 में नहीं आता है, दोनों केस में ही। देखिए लिखा हुआ है फ्रैक्शंस बीइंग डिसरिगार्डेड। 55 के 3 में 3 चीज़ दिया हुआ है, एक है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और तीसरा है सीक्रेट बैलेट। पॉपुलेशन का एक्सप्लेनेशन दिया है कि लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस में फिगर्स है उसी को कंसिडर किया जाता है। अभी 2026 तक इसको फ्रीज किया गया है और पहले 1971 सेंसस से लिया जाता था। आर्टिकल 56 प्रेसिडेंट 5 साल के लिए होल्ड करता है ऑफिस, रिजाइन कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को लिख के। आर्टिकल 61 के हिसाब से इम्पीच किया जा सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे जब तक नया प्रेसिडेंट ना आ जाए। दूसरी बात, रेजिग्नेशन देने से पहले स्पीकर को बताना पड़ता है। आर्टिकल 57 जितना बार चाहे री इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट केवल 2 बार री इलेक्ट हो सकते हैं। प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 सिटीज़न 35 साल का उम्र, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, सेंट्रल स्टेट या कोई लोकल अथॉरिटी में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं डिफाइंड नहीं है, ये पार्लियामेंट चाहे तो अपना लॉ बना के बाद में बताती है। लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर या अन्य कोई भी मिनिस्टर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये सभी लोग क्वालिफाइड हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, यानी CM या PM या कोई भी काउंसिल का मिनिस्टर चाहे तो इलेक्शन लड़के कल प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ये सब एग्जेम्प्टेड है। आर्टिकल 59 वो पार्लियामेंट के भी मेंबर नहीं बनेंगे, किसी भी घर का सदस्य नहीं बनेंगे, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का। प्रेसिडेंट हिसाब से ज्वाइन किए तो उसी दिन से ही विल डीम टू हैव वैकेटेड, उसी दिन से कंसिडर किया जाएगा कि वो उसने घर का सदस्य होना छोड़ दिया। फिर से स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट से कनेक्टेड कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। पार्लियामेंट तय करेगी उनका एमुलमेंट, सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, और साथ ही साथ उनको फ्री में रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिलता है। 59(4) ज्वाइन करने के बाद उनका एमुलमेंट्स, अलाउंस या कुछ भी कम नहीं किया जा सकता, डिमिनिश नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट या उनके जगह में कोई भी जो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट का काम करेंगे, उनको चीफ जस्टिस के सामने या तो उसके एब्सेंस में कोई सीनियर मोस्ट जज के सामने ओथ या एफर्मेशन देना पड़ेगा, या तो भगवान के नाम में या तो खुद अफर्म करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के ओथ में प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल भी आता है। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी से हो सकता है, लेकिन 14 दिन का नोटिस देना है और 1/4
यानी 25% ऑफ द टोटल मेंबर्स का इंटेंशन देना चाहिए, इंटेंशन रहना चाहिए। पास करने के लिए 2/3 ऑफ द मेजोरिटी यानी 66.66% ऑफ द टोटल मेंबरशिप चाहिए। यानी अगर टोटल मेंबर 550 है तो 350 के लगभग मेंबर का समर्थन चाहिए, तभी ये पास होता है। लेकिन राज्यसभा में 150 के आसपास। प्रेसिडेंट के ऊपर जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है और प्रेसिडेंट का राइट है कि वो भी उसमें खड़े रहे। सही पैमाने पे जांच होती है। पहला घर अगर आरोप लगाती है तो अगला घर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करती है। जैसे एग्जांपल, अगर लोकसभा आरोप लगाएगी तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगी, या तो राज्यसभा आरोप लगाएगी या चार्जेस लगाएगी तो लोकसभा इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर रेजोल्यूशन पास होता है और 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप आता है, समर्थन करते हैं, रेजोल्यूशन के पास होने के बाद प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। लेकिन ऐसा इंडिया में आज तक कभी नहीं हुआ है। रेजोल्यूशन पास होने के दिन से ही वो इम्पीच हो जाते हैं। आर्टिकल 62, प्रेसिडेंट के निकलने से पहले ही उनका इलेक्शन किया जाता है, एक्सपायरी से पहले। प्रेसिडेंट मर गए या रिज़ाइन किए या रिमूव कर दिए गए तो वो वैकेंसी होता है और जल्द से जल्द इलेक्शन करवाना पड़ता है। नया प्रेसिडेंट फिर से 5 साल के लिए आते हैं। आर्टिकल 63, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 64, जो वाइस प्रेसिडेंट है वही राज्यसभा के भी चेयरमैन बनते हैं, लेकिन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाते हैं। मतलब इस ऑफिस में बैठने से उस ऑफिस का ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन बन जाते हैं, लेकिन अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। 2 ऑफिस के चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा के चेयरमैन। मतलब ये नहीं कि तीसरा ऑफिस भी वो कहीं पे प्रॉफिट का ज्वाइन कर ले। लेकिन आर्टिकल 65 के हिसाब से अगर वो प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करते हैं तो उनको कोई भी सैलरी नहीं दिया जाएगा एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यानी नो वर्क नो पे के प्रिंसिपल पे वो राज्यसभा में काम करते हैं। हालांकि उनको प्रेसिडेंट का सैलरी भी मिलता है और एमुलमेंट्स वगैरह सारे मिलते हैं। आर्टिकल 97 के अनुसार चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा का चेयरमैन को सैलरी मिलता है और वो उनको नहीं मिलेगा जब वो प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करते हैं। आर्टिकल 65, प्रेसिडेंट अगर मर गए या वैकेंसी हो गया या रिज़ाइन किए या रिमूवल हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करते हैं जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता। नंबर 2, अगर एब्सेंट रहे, बीमार रहे तो भी वाइस प्रेसिडेंट का काम करते हैं। जब वो प्रेसिडेंट का काम करता है तो सैलरी वगैरह जितना भी फैसिलिटीज़ है सब प्रेसिडेंट वाला ही लेते हैं, एमुलमेंट्स, प्रिविलेजेस। सेकंड शेड्यूल के हिसाब से सारे एमुलमेंट्स, इवन की इम्यूनिटी भी रहता है, उनको अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। जो भी प्रेसिडेंट को मिलता है उनको भी मिलता है। ये अब 65 का 3rd क्लॉज है। आर्टिकल 66, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। लोकसभा और राज्यसभा से इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ये 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 द्वारा सब्सटीट्यूट किया गया है। प्रेसिडेंट इलेक्शन से यही अलग है कि पुडुचेरी, दिल्ली या कोई स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है। लेकिन 66(1) में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सीक्रेट बैलेट है। 66(2) पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं बन सकते और डीम टू है भी वैकेटेड हो जाएगा। 66(3) इलेक्शन का एलिजिबिलिटी है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 साल उम्र और राज्यसभा का मेंबर होने के लायक। 66(4) यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट का कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या कोई भी मिनिस्टर को एक्सक्लूड किया गया है। नॉट डीम्ड टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आर्टिकल 67, वाइस प्रेसिडेंट 5 साल तक रहते हैं जब से ऑफिस होल्ड करते हैं तब से। आर्टिकल 67(b), वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल 14 दिन का नोटिस देने के बाद ऑल द देन मेंबर्स का मेजोरिटी उनको निकाल सकती है बाय रेजोल्यूशन। देन मेंबर्स मतलब तभी के तभी जितना भी मेंबर्स है वो लोग रेजोल्यूशन पास करेंगे, अगर उनमें से मेजोरिटी लोग मान गए तो वो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन एग्रीड बाय द हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा का एग्रीमेंट चाहिए, लेकिन उसमें कुछ हार्ड बाइंडिंग नहीं है, सिंपल मेजोरिटी होने से भी होता है, क्योंकि आखिरकार राज्यसभा का ही चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो रिमूवल प्रोसीजर मेनली उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। 67(c), वाइस प्रेसिडेंट तब तक रहते हैं जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाते। आर्टिकल 68(1), वाइस प्रेसिडेंट का टर्म खत्म होने से पहले नया वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। 2, वाइस प्रेसिडेंट का किसी कारण अगर देहांत हो जाता है या वो रिज़ाइन कर देते हैं तो अगला नया वाइस प्रेसिडेंट फिर से वही 5 साल ही रहते हैं 67 के अनुसार। आर्टिकल 67। आर्टिकल 69, प्रेसिडेंट के सामने वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, भगवान पे नाम पे देते हैं और ट्रू फेथ एंड कॉन्फिडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
पार्लियामेंट प्रोविज़न बना सकती है अपने अनुसार जैसा उसको ठीक लगे। तो जब वो प्रेसिडेंट का काम करता है वाइस प्रेसिडेंट, तब अगर कोई कॉन्टीजेंसी आता है जो इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, वो काम के लिए भी वो प्रोविज़न बना सकती है पार्लियामेंट, जो कि इस चैप्टर में नहीं दिया गया है। आर्टिकल 71 39th अमेंडमेंट 1975 द्वारा इंसर्ट किया गया था एंड बाद में 44th अमेंडमेंट। आर्टिकल 71 प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन मैटर्स में फाइनल डिसीजन जो भी डिस्प्यूट का वो सुप्रीम कोर्ट लेती है। आर्टिकल 71(2) अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड किया जाता है लेकिन उस दिन तक या उससे पहले जो भी उन्होंने डिसीजन लिया गया था उनके द्वारा उसको वैलिडेटेड या इनवैलिडेट नहीं किया जाता है, मतलब वो लागू होता है, वो वैलिड माना जाता है। 71(3) पार्लियामेंट चाहे तो वो भी लॉ बना सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में कोई भी मैटर के ऊपर। आर्टिकल 71(4) इन लोगों का इलेक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा या वैलिडिटी के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठेगा अगर कोई एग्जिस्टेंस है, कोई वैकेंसी है इलेक्टोरल कॉलेज में इन लोगों का इलेक्शन का टाइम में। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर, रेप्राइव रेस्पाइट रेमिशन और ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड रेमिट कम्यूट SRC, सस्पेंड रेमिट कम्यूट और कम्यूट कोई भी सेंटेंस को, ठीक है, और पनिशमेंट को RRR मतलब रेप्राइव रेस्पाइट रेमिशन। कोई भी कोर्ट मार्शल वाला ऑफेंस, यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर जहाँ तक एक्सटेंड करता है उसमें अगर कोई क्राइम, कोई सेंटेंस हुआ, कोई ऑफेंस हुआ है उस वाला, और डेथ सेंटेंस। लेकिन आर्म्ड फोर्स पर्सनल के पास जो SRC का मतलब सस्पेंड रेमिट और कम्यूट का जो पावर रहता है कोर्ट मार्शल का टाइम में पास, तो वो रहेगा, उससे इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। गवर्नर का भी पैरेलल पावर है, गवर्नर भी चाहे तो SRC यानी सस्पेंड रेमिट कम्यूट कर सकता है कोई भी डेथ सेंटेंस को, और पैरेलल पावर होता है। प्रेसिडेंट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, तो डेथ सेंटेंस का पावर गवर्नर को भी रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न में जो लिखा हुआ है वो छोड़ के एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन कहाँ तक एक्सटेंड करता है। आर्टिकल 73 कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन कहाँ तक एक्सटेंड करता है, मतलब उसके अंदर में क्या क्या आता है। जैसे पार्लियामेंट का जो पावर है जो भी मैटर में लॉ बनाने का वो हुआ, फिर दूसरा है आपका गवर्नमेंट का जो राइट्स है, जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट जो अपना एक्सरसाइज कर सकता है या जो ट्रीटी एग्रीमेंट जो कर रखा है वो एग्जीक्यूटिव पावर हुआ। पार्लियामेंट का जो विषय में लॉ बनाना हो तो लेजिस्लेटिव होता है ना, लेकिन जो लॉ जब बन जाता है तब वो एग्जीक्यूटिव पावर हो जाता है लॉ बनने के बाद। यानी अगर पार्लियामेंट अपना काम कर रही है तो वो लेजिस्लेटिव हो गया, जैसे अंदर में जो भी काम होता है, लेकिन जब लॉ बन के बाहर आ जाता है तो एग्जीक्यूटिव पावर हो जाता है। लेकिन ये लॉ ज़रूरी नहीं है कि स्टेट में भी लागू होगा। अगर स्टेट का भी पावर है उस विषय में लॉ बनाने का, जैसे कि कंकरेंट लिस्ट हो गया, या उस क्षेत्र में अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है लॉ में या तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी, जैसे कि आपका यूनियन लिस्ट में मेंशन किया हुआ है या तो फिर लॉ में ही मेंशन किया हुआ है कि ये स्टेट में भी लगेगा, नहीं तो फिर वो स्टेट में लागू नहीं होगा। यूनियन पावर जो एग्जीक्यूटिव पावर है यानी पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो स्टेट में लागू नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले स्टेट जैसे काम करती है, स्टेट का ऑफिसर लोग जैसे काम करता था वैसे ही वो लोग काम को चलाएगा। इससे पार्लियामेंट अगर उस मैटर में अगर लॉ बना भी सकती है, लेकिन जब तक पार्लियामेंट खुद से नहीं बोले तब तक जैसा चलते आ रहा था वैसे ही चलेगा। जो भी पावर था स्टेट के पास वो रहेगा, यानी एग्जीक्यूटिव पावर। आर्टिकल 74 इसमें 42nd अमेंडमेंट द्वारा नंबर 1 में इंदिरा गांधी जी ने घुसाए थे कि जब तक प्रेसिडेंट काम करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर के अनुसार ही काम करेंगे, एड एंड एडवाइस के अनुसार। बाद में जनता गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट 1976 द्वारा प्रेसिडेंट को एक रिकन्सिडर, ऐसा एडवाइस को एक बार रिकन्सिडर करने का अनुमति दिया है। 74(2) ये कहीं भी कोर्ट का कोई भी इंक्वायरी नहीं होगा, ये मिनिस्टर्स जो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को इस पर। आर्टिकल 75(1) प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और बाकी मिनिस्टर को उनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे अपॉइंट करेंगे। 75(1)(a) टोटल मिनिस्टर्स 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1(b) अगर कोई मेंबर के ऊपर एंटी डिफेक्शन लग जाए तो वो दोबारा जब तक कंटेस्ट करके नहीं आते हैं या तो उनका टर्म ख़त्म नहीं हो जाता तो तब तक वो मिनिस्टर भी नहीं रहते, उनका मिनिस्टरशिप भी चला जाता है अगर एंटी डिफेक्शन लग जाता है तो। 1(b) 75 मिनिस्टर लोग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस होता है, यह है 75(3) मिनिस्टर ऑफिस में घुसने से पहले प्रेसिडेंट उनको ओथ ऑफ ऑफिस करवाते हैं।
थर्ड शेड्यूल के अनुसार ओथ ऑफ सीक्रेसी, यानी यूनियन मिनिस्टर के अलावा कोई काम करने के अलावा वो ऐसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को लीक नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट खुद करवाते हैं। ये 4 है, 75 का 4। ओथ ऑफ सीक्रेसी भी थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। अगर कोई भी मिनिस्टर 6 महीना के अतिरिक्त कोई भी हाउस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो उसका मिनिस्टरशिप चला जाता है। ये 75(5) है। आर्टिकल 75(6) मिनिस्टर का जो भी सैलरी होता है वह पार्लियामेंट लॉ से डिसाइड करता है, तब तक सेकंड शेड्यूल के अनुसार उनका सैलरी चलता है और अलाउंस भी। आर्टिकल 76 सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं ऐसा क्वालिफाइड इंसान को ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चूज़ करते हैं, प्रेसिडेंट और अपॉइंट करते हैं। 76(2) अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कोई भी लीगल मैटर को। प्रेसिडेंट जो भी लीगल काम देते हैं वो भी वो करते हैं। लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो भी काम उनको करना चाहिए वो भी वो करते हैं। आर्टिकल 76(3) कोई भी इंडिया का कोई भी कोर्ट में वो ऑडियंस बन सकते हैं। आर्टिकल 76(4) होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और उनका रिन्यूमरेशन प्रेसिडेंट सेटल करते हैं। आर्टिकल 77(1) सारा एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है। 77(2) जो भी ऑर्डर्स या इंस्ट्रूमेंट्स प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाएगा वो इस तरह से ऑथेंटिकेट किया जाएगा, इस मैनर में ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि बाद में उसका वैलिडिटी के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठेगा। द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर, उस इंस्ट्रूमेंट का, शैल नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड कि वो एग्जीक्यूटिव बाय द प्रेसिडेंट नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट ने नहीं किया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। दूसरा है 77 का 3, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स बनाएगा ताकि कन्वीनियंट बिजनेस हो जाए ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट अच्छे से बिजनेस कर पाए, उसके लिए वो रूल्स बनाएंगे कि ऐसे ऐसे काम करो, वैसे वैसे बिजनेस करो। हर मिनिस्टर को वो एलोकेट करेगा प्रेसिडेंट। 78 ड्यूटी रहेगा प्राइम मिनिस्टर का ताकि कम्युनिकेट करवाए प्रेसिडेंट को जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है या काउंसिल के साथ मिल के लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन से या प्रोपोजन फॉर लेजिस्लेशन के लिए, मतलब लॉ बनाने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी है, और उस इंफॉर्मेशन को फर्निश करेंगे जो भी है ऑफ द यूनियन, और जो भी है प्रेसिडेंट को जब भी वो उसके बारे में पूछेंगे, मतलब प्रेसिडेंट में कॉल फॉर उनके मांगेंगे तो उसको फर्निश करेंगे, मतलब उनके सामने लेके आएंगे, देंगे उनको। अगर प्रेसिडेंट को लगे तो वो सबमिट कर सकता है कंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जो एक डिसीजन लिया गया है, एक मिनिस्टर ने लिए हैं बट नॉट कंसिडर बाय द काउंसिल, जो कंसिडर नहीं किया है काउंसिल, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उनको दे सकता है कंसिडर करने के लिए। नेक्स्ट है 79 जो पार्लियामेंट का शुरुआत है। पार्लियामेंट रहेगा और पार्लियामेंट में है 2 हाउसेस जो लोकसभा राज्यसभा रहता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल बोला गया, और साथ में प्रेसिडेंट भी रहेंगे, तीनों मिलकर पार्लियामेंट होता है 79। नेक्स्ट है 80 द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा जो होगा उसमें कौन रहेंगे, 12 मेंबर जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, फिर 238 मेंबर्स रहेगा स्टेट्स का, और यूनियन टेरिटरी का भी रहेगा। राज्यसभा में सीट एलोकेट होगा 4th शेड्यूल के हिसाब से, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, यानी 4th शेड्यूल में दिया गया है। प्रेसिडेंट उन्हीं पर्सन्स को या मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है या तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस। स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल में यानी राज्यसभा में उनके इलेक्टेड, मतलब जैसे आप बंगाल में ममता बनर्जी वगैरह या यूपी में योगी सरकार में जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, काउंसिल का नहीं, यानी विधान सभा का, जो वही लोग जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट लेके आएंगे राज्यसभा में। और जो यूनियन टेरिटरी का रहेगा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रेस्क्राइब, ये है 5th पार्ट ऑफ आर्टिकल 80, यानी पार्लियामेंट लॉ बना के बोलेगी कि यूटी से कैसे करके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। आर्टिकल 81 लोकसभा में मैक्सिमम 530 मेंबर्स डायरेक्टली चूजन हो सकता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से स्टेट्स का। उसके बाद 20 मेंबर्स जो होगा वो यूनियन टेरिटरी से होंगे मैक्सिमम, और ये पर्पस के लिए ईच स्टेट को पॉपुलेशन रेशियो में सीट्स मिलेंगे, प्रैक्टिकेबल, जितना प्रैक्टिकेबल है उतना पॉसिबल है उतना प्रैक्टिकल स्टेट के अंदर भी पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करेंगे, और सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही मेंबर इलेक्टेड होता है। मिनिमम 6 मिलियन पॉपुलेशन होना चाहिए तभी सीट मिलेगा, और एक्सप्रेशन जो पॉपुलेशन है वो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस का ही होता है। 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है लास्ट सेंसस का, और उसी के रेलेवेंट फिगर के बेसिस पे ही पॉपुलेशन का अकाउंट करके सीट्स का एलोकेशन होता है लोकसभा। पहले 1971 सेंसस लिया जाता था, अभी 2001 का सेंसस को कंसिडर किया जाता है। आर्टिकल 82 ये
कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस, हर सेंसस के बाद सीट को एलोकेट किया जाता है हाउस ऑफ द मतलब लोकसभा में। स्टेट्स और डिवीजन ऑफ ईच स्टेट को, हर स्टेट्स को काट काट के टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है और हर सेंसस के बाद सीट्स को एलोकेट किया जाता है उसी अथॉरिटी द्वारा, सच अथॉरिटी, और उसी मैनर में जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा उस हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। 1952, 62, 72 इस तरीके से डिलिमिटेड 2002 में भी डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जो पार्लियामेंट एक लॉ से बनाता है। वो लोग अपने हिसाब से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के हिसाब से बांटते हैं स्टेट को। लेकिन रीएडजस्टमेंट करने से जो रिप्रेजेंटेशन बदल जाता है ऐसा नहीं है। जब तक एग्जिस्टिंग हाउस मतलब जो चल रहा हाउस वो डिसॉल्व नहीं होता तब तक रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं होता है। लेकिन नया हाउस जब होता है तब जाके इसका जो नया जो रीएडजस्टमेंट रहता है उस हिसाब से रीएडजस्ट कर लिया जाता है। मतलब सीट्स जो भी चेंज आता है, सपोजिंग और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया या मेंबर्स बढ़ गए, उस तरीके से फिर चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन रीएडजस्टमेंट डेट जो है प्रेसिडेंट प्रोवाइड करते हैं ऑर्डर से और टेक्स प्लेस एनी इलेक्शन। जब तक वो ऑर्डर नहीं आता तब तक पुराना वाला ही जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का जो था उस हिसाब से चलेगा, मतलब जितना भी रिप्रेजेंटेशन था। स्टेट का जो विधानसभा होगा उसको भी एलोकेशन के हिसाब से रीएडजस्ट करना पड़ता है। मतलब विधानसभा का और लोकसभा का जो भी है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही रहता है, एलोकेशन ऑफ सीट जो एक ही रहता है। लेकिन पहले 1971 सेंसस से होता था, अभी 2001 सेंसस से होता है, मतलब रिलेवेंट फिगर के हिसाब से। और ये 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है। उसमें रीएडजस्ट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर उसको मतलब आफ्टर रीएडजस्टमेंट उसी को हम लोग पालन करेंगे, मतलब मान के इलेक्शन करवाएंगे। आर्टिकल 83 काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होगा और 1/3 जो है मेंबर्स जो है वो लोग एवरी सेकेंड ईयर मतलब हर 2 साल बाद स्टार्टिंग मतलब 3rd ईयर के स्टार्टिंग में जो भी होगा वो लोग रिटायर करते हैं। प्रोविज़न मानते हैं पार्लियामेंट बाई लॉ के हिसाब से, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तरह जो लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगा उस हिसाब से वो लोग बनाते हैं, जो हर राज्यसभा का मेंबर्स रिटायर करते हैं। लोकसभा पहला दिन से 5 साल तक चलेगा और एक्सपीरियशन ऑफ द सेट पीरियड के बाद ऑपरेट करेगा जब तो डिसॉल्व नहीं होता है। इमरजेंसी रहता है तो 1 साल तक चलता है मैक्सिमम, और फाइनली जो है इमरजेंसी के बाद जब सीज टू ऑपरेट होता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी तब 6 महीना तक चलता है, उसके बाद ख़त्म। आर्टिकल 84 पर्सन तभी क्वालिफाई करेगा पार्लियामेंट के सीट के लिए अगर वो सिटीज़न है और वो ओथ लेता है बिफोर सम पर्सन जिसको इलेक्शन कमीशन ने ऑथराइज़ किया है फॉर द पर्पस, और वो 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंगली करता है उसी फॉर्म में। राज्यसभा होने से 30 साल और लोकसभा होने से 25 साल कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 85 प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम जो है समन करेगा दोनों हाउस को, राज्यसभा को भी लोकसभा को, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जब उसको ही थिंक्स फिट। लेकिन 6 महीना से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 6 महीना है। लास्ट सिटिंग इन द 1 सेशन और पहला सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग और लास्ट सिटिंग में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। लास्ट एंड फर्स्ट सिटिंग में प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम जो है प्रोरोग कर सकता है सेशन को या तो डिसॉल्व कर सकता है। और जब काम शाम सब खत्म हो जाए डिसॉल्व प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में जब हाउस को ही टोटल डिसॉल्व कर देंगे। यानी कि 85वां आर्टिकल पार्लियामेंट का सेशन है, इसको या तो प्रोरोग करते हैं या तो डिसॉल्व करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और ये जो है ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 द्वारा लाया गया था। आर्टिकल 86 प्रेसिडेंट आइदर हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा किसी को भी एड्रेस कर सकते हैं जाकर, या तो दोनों हाउस को एक साथ में असेंबल करके मतलब जॉइंट सिटिंग में वो हुई मतलब एड्रेस कर सकते हैं। और द पर्पस जो है उसमें इस कारण से उनको अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स लेना जरूरी है, मतलब सभी मेंबर्स को बुलाना जरूरी है। 86(2) प्रेसिडेंट दोनों में से किसी भी हाउस को यानी लोकसभा राज्यसभा को एक बिल के रेस्पेक्ट में मतलब इसी बिल के कारण से जो ऑलरेडी पेंडिंग है राज्यसभा में बहुत दिन से पड़ा हुआ है या तो लोकसभा में बहुत दिन से पड़ा हुआ है, उसलिए वो उनको मैसेज भेज सकते हैं और जो दोनों हाउस में से जो भी है वो उसको कंसिडरेशन में लेंगे। ठीक है, सेल विथ ऑल कन्वीनियंट डिस्पैच कंसिडर करेंगे एनी मैटर, जो भी मैसेज में जो भी मैटर लिखा गया है उस मैटर को कंसिडरेशन में लेंगे दोनों हाउस में से। ये प्रेसिडेंट लिखते हैं तो सीरियसली लेना ही पड़ता है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है इसमें 86(2) में दोनों को मैसेज भेजते हैं और वो लोग उस मैटर को जो भी मैटर पेंडिंग रहता है उसको सीरियसली लेते हैं। आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है जब भी कमेंसमेंट होता है, जो पहले एक्चुअली अमेंडमेंट द्वारा फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 द्वारा लाया गया है, जो फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, मतलब जो नया लोकसभा जब इलेक्ट होकर आता है या तो हर सेशन का पहला ईयर मतलब हर साल का फर्स्ट सेशन जो भी होता है, जो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है दोनों हाउस को राज्यसभा लोकसभा में। ठीक है, और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करता है द कॉजेज
ऑफ इस समन, मतलब क्यों बुला रहे हैं, क्यों समन कर रहे हैं ये मीटिंग, वो पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। और साथ ही साथ दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ असेंबल करके फिर उसके बाद उसको एड्रेस करते हैं स्पेशल एड्रेस में। और ये हमेशा फर्स्ट सेशन में होता है या तो फिर साल के पहले में, फर्स्ट सेशन में। 87(2) उसमें रूल्स के अनुसार वो लोग प्रोविज़न बनाते हैं, जिसमें वो लोग एक प्रोसीड्योर बनाते हैं, रेगुलेट करते हैं प्रोसीड्योर को, जो हाउस जैसे चलता है ना प्रोसीड्योर, उसके रेगुलेट करता है, ताकि वो लोग टाइम दे और डिस्कस करें उन सारे मैटर्स को जो एड्रेस किया गया है उस पर्टिकुलर सेशन में। मतलब जितना भी सेशन है उस सेशन में जो भी मैटर को डिस्कस किया जाता है ना, उसको टाइम देने के लिए, उसको एक प्रोसीड्योर में लाने के लिए हाउस को जो है थोड़ा बहुत रेगुलेट किया जाता है। आर्टिकल 88 राइट्स ऑफ द मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, हर हाउस के लिए उनको एक राइट मिलता है, अधिकार मिलता है। जैसे कोई भी मिनिस्टर हो, एवरी मिनिस्टर या अटॉर्नी जनरल हो, वो लोग जाके बात कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई कमेटी का पार्ट है तो वहाँ भी जा सकते हैं, अगर वो मेंबर है तो कमेटी का, बट शैल नॉट, इस आर्टिकल के हिसाब से वो वोट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कमेटी का मेंबर है तभी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, जॉइंट सीटिंग पे भी वो जा सकते हैं, कोई भी घर में जा सकते हैं वो लोग, कोई भी हाउस में, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी जा सकते हैं, ये राइट है अंडर आर्टिकल 88। आर्टिकल 89 वाइस प्रेसिडेंट जो रहेंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं। आर्टिकल 89(2) जितना जल्दी हो सके राज्यसभा जो है एक डिप्टी चेयरमैन को भी चुनते हैं, और जब भी उनका वैकेंसी होता है जितना जल्दी हो सके उसको फिर से भर देते हैं, लेकिन वो घर का ही सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का ही सदस्य होना चाहिए। आर्टिकल 90 हटा दिया जाता है, वैकेट कर दिया जाता है, रिज़ाइन कर देते हैं या तो रिमूव कर दिया जाता है डिप्टी चेयरमैन को। डिप्टी चेयरमैन का अगर मेंबरशिप चला जाता है राज्यसभा का, तब उनको वैकेट करना पड़ता है। अपने हाथों से लिखकर रेजिग्नेशन पत्र दे सकते हैं टू द चेयरमैन। राज्यसभा का मेंबर्स एक रेजोल्यूशन पास करेगा बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, मतलब देन मेंबर्स मतलब आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, लेकिन ये रेजोल्यूशन से पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है। आर्टिकल 91 डिप्टी चेयरमैन या तो अन्य आदमी या तो और अदर पर्सन जो है वो ड्यूटीज़ निभाते हैं ऑफ द ऑफिस ऑफ द और एक्ट एज द चेयरमैन का काम करते हैं। 91(1) जब ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन जो भी है उनका अगर वैकेंट रहता है, मतलब वो नहीं रहते हैं, परमानेंटली नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं एब्सेंट हो गए पर परमानेंटली नहीं रहा, वो सीट वैकेंट रहा, तो उस टाइम क्या है, मतलब वैकेंसी है, अपॉइंटमेंट अभी भी नहीं हुआ है, इलेक्टेड नहीं हुए हैं, तो उस टाइम या तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो काम करने चले गए हैं प्रेसिडेंट बन के, तो उस टाइम क्या होता है, डिप्टी चेयरमैन जो है वो काम करते हैं। लेकिन अगर वो भी वैकेंट होते हैं, उनका भी वैकेंट रहता है, वो भी नहीं रहता, उनका भी अपॉइंटमेंट नहीं होता, तब प्रेसिडेंट जिनको भी अपॉइंट करेंगे राज्यसभा से ही, मतलब काउंसिल से ही, तो वही काम करते हैं, वही चेयरमैन की तरह जगह पे एक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई कारण से एब्सेंट रहे और नहीं आए तो उस टाइम में भी डिप्टी चेयरमैन काम करेंगे, बट अगर वो भी एब्सेंट रहे तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से जैसे नियम है वैसे रहेगा। अगर वो भी नहीं हुआ तो फाइनली जो चौथा ऑप्शन है वो है काउंसिल डिटरमाइन करेगा और वही एक्ट करेगा, एनी अदर पर्सन काउंसिल डिटरमाइन करेगा। 92 अगर वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का अंडर कंसिडरेशन है कोई भी सीटिंग में काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में, या तो डिप्टी चेयरमैन का भी रिमूवल जो है वो भी कंसिडरेशन में है, तो वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ये लोग प्रेसाइड कर सकते हैं आर्टिकल 91 का क्लास 2 के हिसाब से। उस सीटिंग में डिप्टी चेयरमैन या तो चेयरमैन को एब्सेंट ही कंसिडर किया जाएगा, वो रहे नहीं रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनका रिमूवल कंसिडरेशन में है तो वो एब्सेंट कंसिडर किया जाएगा सीटिंग में। प्रेसिडेंट का रिमूवल का टाइम है, चेयरमैन जो है राइट टू स्पीक रहता है उनका, प्रोसीडिंग्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, जब भी वो कंसिडरेशन में रहता है, क्योंकि निकाले तो नहीं गए हैं तो वो रह सकते हैं, लेकिन फाइनली अपना वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कंसिडरेशन जब होगा तब वो वोट नहीं कर सकते, अपना कास्टिंग वोट भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 100। 93 हाउस जितना जल्दी हो सके 2 मेंबर को चूज़ करेंगे, एक स्पीकर दूसरा डिप्टी स्पीकर। जब भी वैकेंसी रहेगा इन लोगों का हमेशा कुछ न कुछ फिल करेंगे किसी न किसी आदमी से, लोकसभा से ही। डिप्टी स्पीकर या स्पीकर 94 के अकॉर्डिंग में जो अगर वो हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के मेंबर नहीं रहे, वैकेंट हो गए, तो वो अपना स्पीकर या उसका पद को भी डिप्टी स्पीकर पद को भी छोड़ना पड़ता है। 94B डिप्टी स्पीकर को और स्पीकर को ने डिप्टी स्पीकर को वाइस वर्सा लिख के एक दूसरे को लिख के रिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हाथ से लिखना पड़ेगा। अपने ऑफिस से रिमूव किया जा सकते हैं डिप्टी स्पीकर
बाई अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी से। अगर पास हो गया तो हटा दिया जाता है। लेकिन 14 डेज़ का पहले एटलीस्ट एडवांस नोटिस देना पड़ता है, इंटेंशन टू मूव सच रेजोल्यूशन। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो स्पीकर का जो ऑफिस है वो वैकेट नहीं होता है जब तक पहला मीटिंग नहीं होता है। ये भी 94 में दिया हुआ है, पहला मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल जब तक नहीं होता तो वैकेट नहीं होता उनका ऑफिस। आर्टिकल 95, अगर ऑफिस ऑफ स्पीकर अगर वैकेंट रहे तो उसका ड्यूटी करेगा डिप्टी स्पीकर, और वो भी वैकेंट रहे तो हाउस ऑफ द पीपल से कोई भी आदमी को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। आर्टिकल 90 और 95 एक ही है। 90 राज्यसभा के लिए है, 95 लोकसभा के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चेयरमैन लिखा हुआ है उस जगह स्पीकर लगाने का, स्पीकर का वैकेंट होगा तो डिप्टी स्पीकर बैठेगा, यानी डिप्टी चेयरमैन की जगह यहाँ पे डिप्टी स्पीकर बैठेगा। अगर वो भी नहीं रहेगा तो फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एक लोकसभा मेंबर को। यहाँ पे जैसे राज्यसभा मेंबर दिया गया है वहाँ पर लोकसभा मेंबर होगा। तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फाइनली लोकसभा, ये वैकेंट के केस में होगा। लेकिन अगर एब्सेंट हुआ वो भी सिमिलर है, यानी एब्सेंट रहने से स्पीकर के जगह पर एब्सेंट रहने से डिप्टी स्पीकर बैठेंगे, डिप्टी स्पीकर एब्सेंट रहेंगे तो डिटरमाइन बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर जो डिसाइड करेंगे, जो हाउस डिसाइड करेंगे, यानी लोकसभा जो डिसाइड करेगा फाइनली। और सेम है, सिमिलर है, लास्ट टाइम जैसे बताया था। देखिएगा, अगर चेयरमैन को रिप्लेस करना है, चेयरमैन नहीं रहेंगे तो डिप्टी स्पीकर, यानी चेयरमैन मतलब स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन मतलब डिप्टी स्पीकर रहेंगे, नहीं तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर। और फाइनली वो भी नहीं रहेगा तो डिटरमाइन बाय द लोकसभा, मतलब ये जो काउंसिल दिया हुआ है वहाँ पर आपको रिप्लेस करना है लोकसभा को। हाउस फाइनली जिनको भी डिटरमाइन करेगा वही बनेंगे स्पीकर। 96, अगर कोई भी लोकसभा सीटिंग में जहाँ पे रिमूवल ऑफ द स्पीकर या तो डिप्टी स्पीकर का कंसिडरेशन में है, तो वैसे केस में अगर वो प्रेजेंट भी रहे तो भी उनके केस में वो एब्सेंट के हिसाब से ही गिना जाएगा। मतलब स्पीकर रहेंगे तो भी एब्सेंट कंसिडर किया जाएगा। अगर उनका रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में है तो उस टाइम डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। और अगर वो भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो डिप्टी स्पीकर अगर रहे भी तो उनको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, फिर वो एब्सेंट ही कंसिडर किया जाएगा और फिर रूल्स के हिसाब से होगा। और अगर वो भी नहीं हुआ तो फाइनली फिर डिटरमाइंड बाय द लोकसभा। ये क्लॉज 295 का जो रेफरेंस दिया गया है 96(1) में, वो तो बेसिकली एब्सेंट का ही फ्रेज है। देख लीजिएगा, ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। ये रिमूवल का रेजोल्यूशन जब भी चलेगा, स्पीकर जो है वो बात कर पाएंगे, स्पीक कर पाएंगे, प्रोसीडिंग में टेक पार्ट कर पाएंगे और फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर पाएंगे। मतलब कास्टिंग वोट जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इक्वालिटी ऑफ वोट्स के टाइम होता था, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर पाएंगे क्योंकि स्पीकर मेंबर है। लेकिन चेयरमैन ये एंजॉय नहीं करते हैं क्योंकि चेयरमैन जो है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, इसलिए वोट नहीं कर पाते, नहीं स्पीकर जो है वोट कर पाते हैं। आर्टिकल 97, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट को सैलरी मिलता है। जैसे कि आपका चेयरमैन हो गया, डिप्टी चेयरमैन हो गया, इस तरफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हो गया, इनको वही सैलरी मिलेगा जो फिक्स करेगा पार्लियामेंट लॉ से, लॉ द्वारा। और नहीं तो फिर सैलरी जो सेकेंड शेड्यूल में दिया गया, इस हिसाब से पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है, सैलरीज एंड ऑल ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट। 98, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों का सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ रहेगा, लेकिन कुछ पोस्ट उनका कॉमन भी रह सकता है। पार्लियामेंट लॉ से इनका रिक्रूटमेंट और कंडीशंस ऑफ द सर्विस को रेगुलेट करेंगे, और राज्यसभा हो या लोकसभा हो, जो भी हो। 98(2), 98(3), जब तक पार्लियामेंट लॉ से के ये नहीं बनाते हैं ये प्रोविजंस, तब तक प्रेसिडेंट जो चाहे कंसल्ट कर सकते हैं स्पीकर से या चेयरमैन से, और उनके बेसिस पे वो रूल्स बना सकते हैं रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट और जो कंडीशन है सर्विस का, वो आदमी जो अपॉइंट होगा उनका। तो सेक्रेटरियल स्टाफ में जो भी अपॉइंटमेंट होगा, उनका जो रेगुलेशन होगा, उनका जो रिक्रूटमेंट का रेगुलेशन होगा या कंडीशन होगा, सब जो है प्रेसिडेंट ही करेंगे। और इन दोनों का सलाह मशवरा लेकर, और सर्विस कंडीशंस को भी रेगुलेट करेंगे जितने भी आपका सेक्रेटरियल स्टाफ रहेगा हाउस ऑफ द प्लेन, लोकसभा और राज्यसभा में। आर्टिकल 99, लोकसभा या राज्यसभा का हर एक मेंबर को ओथ लेना पड़ता है, प्रेसिडेंट या कोई भी अदर पर्सन के सामने जो वो देते हैं ओथ लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म, जिस तरह से फॉर्म दिया गया है 3rd शेड्यूल के हिसाब से, बिफोर टेकिंग हिज सीट लेने से पहले। आर्टिकल 101, सेव एज मतलब एक्सेप्ट एज, मतलब उसको छोड़ के जितना दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ऑल क्वेश्चंस जो कोई भी हाउस में, राज्यसभा या लोकसभा में जॉइंट सीटिंग में डिसाइड होता है, उसमें मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के हिसाब से डिसाइड होता है। और अदर देन मतलब स्पीकर और एक्टिंग जो चेयरमैन रहेगा उनका वोट छोड़ के। 102, अगर कोई पर्सन जो है जिन्होंने वोट दिया है वो एंटाइटल टू वोट भी नहीं थे, मतलब उन्होंने ओथ भी नहीं ले रखा था, या तो कोई वैकेंसी था, तो या तो कोई बैठ के वोट दे दिए,
जिनको वोट नहीं देना चाहिए था। तो इन सब केसों में पार्लियामेंट के हाथ में पावर रहता है, आइदर ऑफ द पार्लियामेंट के हाथ में। वैकेंसी कंसिडर करे ना करे, कोई वोट दे दिया जिसको नहीं देना चाहिए था, कंसिडर करे ना करे, उनके हाथ में पावर रहता है। फिर 100 का 3, ये कोरम जो है वो जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाता है, मतलब बढ़ाता घटाता नहीं है, वो तब तक 1/10 ही रहेगा टोटल मेंबर्स का, 1/10, यानी लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 रहता है। 100 का 4 है, अगर कोरम ना रहे जब मीटिंग हो रहा है वैसे टाइम में, तो स्पीकर या चेयरमैन या जो भी उसके जगह बदले में काम कर रहे हैं, वो चाहे तो सस्पेंड भी कर सकते हैं या तो एडजर्न भी कर सकते हैं मीटिंग को। 101 का 1, कोई भी एक व्यक्ति दोनों घर का यानी सदस्य नहीं बन सकता, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता है तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएगी और लॉ के हिसाब से, लॉ के अनुसार कोई भी एक हाउस जो है उनका वैकेट हो जाएगा, मतलब या तो लोकसभा का मेंबर से वंचित हो जाएंगे या तो राज्यसभा का मेंबर से वंचित हो जाएंगे। तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रोविज़न दे दिया गया है, पार्लियामेंट को परमिशन दिया है लॉ बनाने के लिए। ये 101 का आर्टिकल नंबर 1 है।